यूपीपीएससी ने अभी हाल ही में बीईओ की परीक्षा करवाई है। क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा। आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा था तो आपको पता चल गया होगा कि जो अब यूपीपीएससी का पैटर्न है वो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। यानी कि कुछ प्रश्न, गिनती के प्रश्न ही सरल होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल के होते हैं। तो आपको जीएस में काफी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें, एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप आंसर कर सकें। इसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जनरल स्टडी, जिसका सेट नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा 2016, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, बीपीएससी 66 और लेखपाल भर्ती, एसएससी, रेलवे आदि तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं वो बिल्कुल उसी लेवल के हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कम ना ज्यादा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हमारे पेज स्टडी विज्ञान को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस पेज पर आपको अपनी परीक्षा, एजुकेशन, करियर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं, तो एक बार विजिट करें। अगर विजिट करने के बाद आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो आपको पता होगा कि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था, क्या बता सकते हैं? सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को। इसलिए प्रतिवर्ष 2008 से, ठीक है, याद रखिएगा 2008 से प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बातें याद रहेंगी आपको। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को होता है। शुरुआत की गई 2008 से। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्मदिन होता है, इसलिए 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि जो पहला विश्व युद्ध था ये कब शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाब आपका होगा 1914। और ये समाप्त कब हुआ था? ये हुआ था 1918। लेकिन तारीख कौन सी थी? तो तारीख थी 11 नवंबर की। यानी कि 11 नवंबर का एक महत्व और भी है। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, दोनों आप याद रखना। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसको कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसको जब ज्ञात करते हैं तो व्यक्ति के भार में किसका भाग दिया जाता है? ठीक है, व्यक्ति के भार में किसका भाग दिया जाता है? तो याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए व्यक्ति का भार, यानी कि आपका जो भी भार हो उसमें जो आपकी लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई यानी कि आपकी जो ऊंचाई है उसको मीटर में नापिए और उसका वर्ग कर देते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी मास इंडेक्स को निकाला जाता है। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ये अब पूछा जा रहा है बार बार। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो सही जवाब इसका स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। क्योटो कहां पर है? तो फ्रेंड्स क्योटो है जापान में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्योटो कहां पर है? क्योटो जापान में है। और 11 दिसंबर 1997 तारीख याद रखिएगा, तारीख थी 11 दिसंबर 1997। 192 पार्टियां हैं इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में कुल 192 पार्टी हैं, 192। और 2012 में इसमें से कनाडा जो है वो आउट हो गया था। तो 11 दिसंबर 1997 से क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है, ठीक है। और एक बात और भी याद रखिएगा, इसकी जो प्रतिबद्धता है वो 2008 से 2012 तक थी। कब से कब तक? 2008 से 2012 तक। 2012 में इसे पुनः बढ़ाया गया है, यानी कि 2013 से लेकर 2020 तक अब ये लागू कर दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए निम्नलिखित में किससे खतरा हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन, आवासों का विखंडन, ये भी सही है, और वाह्य जातियों का हमला, ये तीनों कारण यहाँ पर वाजिब हैं, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था?
तो क्या आप बता सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को जीता किसने था? फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर खेला गया था? मॉस्को में खेला गया था। मॉस्को यानी कि रूस में खेला गया था, जिसमें फ्रांस जो था वो विजेता हुआ था। फ्रांस ने किसको हराया था बताइए? फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। ठीक है, फ्रांस ने हराया था किसको? क्रोएशिया को। क्रोएशिया था उप विजेता। और यहां पर क्वेश्चन था कि गोल्डन बूट ये अवार्ड किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था हैरी केन को, यानी कि विकल्प ए। और हैरी केन कौन है? ये इंग्लैंड के कप्तान थे। इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन को मिला था गोल्डन बूट। और इसी के साथ एक और पुरस्कार होता है, वो भी आप याद रखना, क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर 1-2 साल पुराने जो आयोजन होते हैं उससे जुड़े सवाल पूछता है। तो गोल्डन बॉल किसको मिला था? तो गोल्डन बॉल मिला था लूका मॉड्रिच को। किसको मिला था? लूका मॉड्रिच। ये कौन है? लूका मॉड्रिच। तो फ्रेंड्स, लूका मॉड्रिच जो है ये क्रोएशिया के कप्तान थे। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं फीफा के बारे में। FIFA, फीफा, इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग इसका बनता है GIANNIINFANTINO, जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। ठीक है, ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो फीफा का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब आगे बढ़ते हैं। किसी किसान के पास बिना सिंचाई की सुविधा वाली लगभग 2 हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि है, यानी कि जो 2 हेक्टेयर की भूमि है उस पर सिर्फ वर्षा से ही सिंचाई हो सकती है। तो इस पर वह किस प्रकार की फसल उगा पाएगा? ज्वार, कपास और अरहर की फसल ली जा सकती है, जबकि आलू की फसल नहीं ली जा सकती है। इसलिए 1, 2 और 3 सही है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। अब यहां पर आपको सम्मिलित करना है सूची ए से सूची बी को। ठीक है, चलिए सम्मिलित करते हैं सूची ए से सूची बी को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताऊंगा बक्सा बाघ अभयारण्य ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऐसे मैच कराइए। उसके बाद है पेरियार बाघ अभयारण्य, पेरियार ये केरल में है। ठीक है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये है राजस्थान में। और वन्य गर्दभ पशु विहार ये कहां पर है? ये गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो लाल मिट्टी होती है इसमें कौन सा कथन सत्य है? लाल मिट्टी के बारे में बताइए। यह ह्यूमस में समृद्ध है, या पोटास में समृद्ध है, या लौह यौगिकों में समृद्ध है? तो यही वजह होती है कि ये इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गन मेटल क्या होता है? गन मेटल, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो गन मेटल होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो आपका कॉपर होता है, दूसरा होता है टिन, और तीसरा क्या होता है? जिंक। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अब आपका विकल्प कौन सा सही है? तो तांबा, कॉपर, टिन और जस्ता, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है। बताइए कि बैंक बीमा क्या होता है? बैंक बीमा क्या होता है? बैंक बीमा का बीमा कराने के लिए बीमा योजना, अनन्य रूप से बैंक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना, समृद्ध वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद में संबंधित है, या अनन्य रूप से बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिए बैंक जमा योजना। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, दैट इज बैंक जमा का बीमा कराने के लिए बीमा योजना होती है बैंक बीमा। किस भारतीय राज्य ने 38वें जिले के रूप में मयिलादुतुरई का निर्माण किया है? ये 38वां जिला बना है मयिलादुतुरई। ठीक है, मयिलादुतुरई। तो फ्रेंड्स ये जो नागापट्टिनम से अलग होकर बना है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रदेश कौन सा है। नागापट्टिनम से अलग होकर बना है ये मयिलादुतुरई, और ये जो जिला है वो है तमिलनाडु का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है कौन है? पलानीस्वामी, के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित, BL पुरोहित हैं गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब कोविड का प्रचार या प्रसार शुरू हुआ, दोनों ही समझिए प्रचार प्रसार, तो उस दौरान ये कहा गया कि अब किसी के पर्सनल टच में आपको नहीं आना है।
हाथ नहीं मिलाना है, आपको नमस्ते करना चाहिए। और ये जो अभियान है, ये जो ऑपरेशन है, ये शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गेहूं की नई किस्म आई है, नाम है इसका MACS 4028। देखिए यूपीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। MACS 4028 किस पोषक तत्व में उच्च है, यानी कौन सा पोषक तत्व इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो गेहूं की नई किस्म है MACS 4028, इसमें जो है प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है। सऊदी अरब के रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। सऊदी अरब के रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे कुछ बातें और बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गेहूं की किस्म है MACS 4028, इसको विकसित किसने किया है। इसको विकसित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले अघोरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने। ये आप याद रखना, अघोरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने। हालांकि AASP मत समझना इसे आप, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अघोरकर, मैं लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए। अघोरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, इसका जो स्थान है वो कहां पर है, पुणे में है। उसने इसको विकसित किया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है सऊदी अरब के रियाद में, उसकी जो थीम है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है वो रखी गई है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी कि ऑप्शन सी। आपको बता दें कि ये 15वां G शिखर सम्मेलन होगा और इसका जो आयोजन है वो रियाद में होने वाला है। कब से कब तक, 21 और 22 नवंबर 2020 को। ठीक है। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखना। हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए क्वेश्चन, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम, इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। सही जवाब है इसका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 1973 में, 1973 में। एबेल पुरस्कार 2020। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एबेल पुरस्कार 2020 के बारे में, जो कि गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2002 में। पहली बार इसे दिया गया था जीन पियर सेन, जो कि फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, उनको 3 जून 2003 में। 2019 में यह पुरस्कार पहली बार किसी महिला को दिया गया। 2003 से लेकर 2019 में पहली बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनका नाम था करेन उलेगबैक। ठीक है, तो ये आप याद रखना। 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है हिलेल फर्स्टेनबर और ग्रेगरी मार्गलिस को 2020 के अंतर्गत। तो ये भी याद रखना कि कुल मिला के देखा जाए तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दिया जाता है इस पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये सारी बातें हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत। याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया किसको, हिलेल फर्स्टेनबर और ग्रेगरी मार्गलिस को। विश्व तपेदिक दिवस 2020 की थीम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये, और इसका सही जवाब है इट्स टाइम, ऑप्शन बी, इट्स टाइम। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दिवस है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इसे प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 2020 की थीम रखी गई इट्स टाइम। एप्रोपोस ऑफ नथिंग, यह एक आत्मकथा है। क्या बता सकते हैं यह किसकी आत्मकथा है? एप्रोपोस ऑफ नथिंग। तो फ्रेंड्स ये हैं वुडी एलन, एक अमेरिकी लेखक। वुडी एलन एक अमेरिकी लेखक हैं जिनकी आत्मकथा है एप्रोपोस ऑफ नथिंग। रोजर मेवेदर, रोजर मेवेदर, इनको जो है ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से? ब्लैक माम्बा। तो क्या बता सकते हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था? क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब इसका बनेगा, ये एक अमेरिकी मुक्केबाज थे और 2 दशक तक ये चैंपियन रहे थे, विश्व चैंपियन। रोजर मेवेदर
उपनाम था इनका ब्लैक मांबा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब आप बताइए कि परम शिवाय, परम शक्ति और प्रत्यूष ये क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर्स, शतरंज खिलाड़ी, योजनाएं या फिर औपनिवेशिक काल के थिएटर? सही जवाब है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ये हैं भारत के सुपर कंप्यूटर्स। अब आपको बता दें कि परम शिवाय ये आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। कहां पर? आईआईटी भुवनेश्वर में। अगर बात करें हम परम शक्ति की, तो परम शक्ति नामक ये जो सुपर कंप्यूटर है ये स्थापित किया गया है पुणे में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। परम ब्रह्म नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। क्या नाम है? परम ब्रह्म। ये आपको मिलेगा कहां पर? आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, और प्रत्यूष ये जो सुपर कंप्यूटर है ये आपको मिलेगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। तो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। प्रतिदिन आप कुछ प्रश्नों का जवाब देकर अपने नॉलेज को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और फिर एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और मैंने आपसे कहा था कि आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, तो देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।